Hello and welcome. Good morning, everyone. How are you? I think everybody will be fine and enjoying with the studies. All the aspirants in the Indian Railways और anywhere else उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मैं बिल्कुल बता सकता हूँ आपको। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडियन रेलवेज। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि इंडियन रेलवे में जो आउटसोर्सिंग के वर्क हैं वो सभी किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किए जाते हैं। जितने उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। ये काम हो सकते हैं, ऑपरेशनल वर्क हो सकते हैं, कोई मेंटेनेंस वर्क हो सकते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ जिसमें ज़रूरत होती है वो हो सकते हैं। किसी तरीके एडवाइज़री हो सकते हैं, या जो है सर्वे के लिए हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए जो है कहते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी भी होती है और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं कि वर्क्स को कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कराया जाता है। माई सेल्फ राशिद अरशद कादरी फ्रॉम जलासा सॉल्यूशंस ट्रैक ऑफ लर्निंग। इससे पहले भी मैं आपके लिए कई वीडियोस लेकर आया हूँ। हम एस्टिमेट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर जनरली जो एस्टिमेट्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो अ, थोड़ी सी चीज़ें कि वाई कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल इन द इंडियन रेलवेज और किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग इंडियन रेलवेज में कर रहे हैं। सबसे पहले वाई कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज्ड इन इंडियन रेलवेज। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज। सभी काम करने के लिए रेलवेज में ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हों। तो हमें नेचुरली बात है कि कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी या ऐसी कंपनियों की ज़रूरत होगी या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़रूरत होगी जो किसी तरह का स्पेशलाइजेशन रखते हैं कंस्ट्रक्शंस वर्क में, मेंटेनेंस वर्क में, आईटी सॉल्यूशंस में, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी एट्सेट्रा, ताकि हमें उसी टाइप के एजेंसीज हम लोगों को मिल सकें और उसके ज़रिए से हम अपने काम को बेटर एफिशिएंटली उनकी एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए करवा सकें। कॉस्ट एफिशिएंसी। आउटसोर्सिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू की जाती है वो हमेशा कॉस्ट को रिड्यूस करती है क्योंकि प्राइवेट एजेंसीज जो है एफिशिएंट हैं और चीपर हैं ड्यू टू कंपटीशन। बहुत सारी कंपनीज एक्चुअली पार्टिसिपेट करती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो नेचुरली बात है कि कंपिटिटिव रेट्स हमारे पास आती हैं, तो कंपिटिटिव रेट्स जो है वो किसी भी वर्क को कॉस्ट एफिशिएंट बनाती हैं। और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे ट्रैक लाई करना है, स्टेशनरी डेवलपमेंट्स के काम करने हों, इसी तरीके से हमें रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशंस करना हो, कोई बड़ी सिग्नलिंग स्कीम्स हों, बड़े ब्रिजेस बनाने हों। इट्स नॉट पॉसिबल कि ये सारे काम रेलवे अपने स्तर पर करवा सके। इसलिए ऐसे जो लार्ज कंपनीज हैं जो इस टाइप के वर्क करने की क्षमता रखती हैं उनके द्वारा जो है क्या कहते हैं काम करवाया जाता है, क्योंकि इन सभी में एक इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है, मैन पावर और मशीनरी की ज़रूरत होती है और टाइम बाउंड्स कैपेसिटी में वर्क करवाने के लिए ज़रूरी होता है कि रेलवे की इन हाउस टीम से पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। तो इतनी ज़्यादा मैन पावर रेलवे के लिए रखना जो है क्या कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो सकता। इसलिए लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा और एडिशनल जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, टाइमली एग्जीक्यूशन। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं तो उसमें एक टाइम बाउंड मैनर में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि दिस वर्क इज टू बी डन इन द 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ्स और वट एवर, 2 ईयर, 3 ईयर, सपोज यस वट इट डिपेंड ऑन द वर्क कि वट टाइप ऑफ वर्क इट इज़। नॉर्मली हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो 6 महीने, 1 साल या 2 साल के पीरियड्स के लिए दिए जाते हैं। जैसे हम अगर देखें हायरिंग ऑफिसर्स के 2 साल के लिए हम लोग दे रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है मेंटेनेंस के लिए, एएमसीज के लिए 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। क्लीनिंग वगैरह के लिए हम 2 साल के, 3 साल के या 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस दूसरी चीज़ है। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट जो है वो फ्लैक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग अप और डाउन, हमें ज़रूरत पड़ी थोड़ा काम बढ़ा लेंगे। अ, क्योंकि ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो रखते नहीं है ना, क्या कहते हैं सीजनल और प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट होती है कि जब ज़रूरत हो तो हम शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें, अगर हम परमानेंट एम्प्लॉय रखेंगे उसके लिए तो पता चलेगा कि जब उनकी ज़रूरत नहीं हो तो वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल विंटर पेट्रोलिंग, समर पेट्रोलिंग के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं, या वेदर पेट्रोलिंग के लिए रेनी सीजन में हम लोग जो है कहते हैं करते हैं। तो ये
जब एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ वेदर होती हैं तभी इन लोगों को यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ऑपरेशन में कि जब ज़रूरत हो तो हम उसको हायर करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कुछ डी वाटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं आरयूवीज वगैरह के लिए, तो वो बरसात की सीज़न के लिए होते हैं। तो उसके लिए भी हम अगर परमानेंट स्ट्रक्चर और पंप वगैरह खरीद के रखेंगे तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लीगल एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक लीगल एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसके लिए। तो नेचुरली जो इस कंडीशंस होती हैं या स्कोप ऑफ वर्क होते हैं या पेमेंट या पेनल्टीज की जो कंडीशंस उसमें दी होती हैं वो उसके लिए जो है बोथ द पार्टी रेलवेज एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लायबल होता है। तो हम कॉन्ट्रैक्टर को अकाउंटेबल बना सकते हैं कि आपको ये काम इतने पेमेंट के साथ इतने दिनों में पूरा करना है, अदरवाइज यू विल गेट द पेनल्टीज अगेंस्ट इट। इससे ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होती है हमारी, क्वालिटी इम्प्रूव होती है हमारी, क्वालिटी इंश्योर हो जाती है इससे। तो इस ये जो है अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर्स के लिए भी बेनिफिशियरी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। मैन पावर शॉर्टेज भी एक, जो मैंने पहले ही इसको डिस्कस किया कि रेलवे के लिए ज़रूरी नहीं कि रेलवे हर तरह के लोगों एक्सपर्टीज़ के लिए मैन पावर कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैन पावर रखेंगे तो आज हमारे यहाँ वैसे ऑलरेडी हम 13 to 14 lakhs जो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ इंडियन रेलवे में एंगेज्ड हैं, और हमारा मैक्सिमम जो खर्चा हो रहा है वो उनकी सैलरी और पेंशन्स पर खर्च होता है। तो उस खर्चे को, ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट को अगर हम कम करना चाहते हैं तो नेचुरली बात है कि एम्प्लॉयज़ हमारे पास कम होने चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ पे ही सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉय है इन कंपैरिजन टू द परमानेंट एम्प्लॉय, जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होता है वो उससे कम रेट में हायर होता है, क्योंकि हमें उससे पर्क्स वगैरह जो हम लोग देते हैं वो फैसिलिटी उसको नहीं देनी होती है, हमें सिर्फ उसको वेजेस के देने होते हैं। तो इसकी वजह से वो हमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली चीपर होता है, तो वो भी हमें फायदेमंद देता है। तो मैन पावर शॉर्टेज को भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा पूरा किया जा सकता है। अब किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन रेलवे से हैं? इंडियन रेलवे में वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज होता है, इसके अलावा अर्निंग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स रेलवेज में होते हैं वो जीएफआर के 2017 जो है जीएफआर उसके रूल 130 के अंतर्गत होते हैं। इसमें मैन पैट की कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड को डिफाइन करता है रूल 130। तो ये नॉर्मली जो है क्या कहते हैं जीसीसी 2022 जो है उसके अंतर्गत कॉल किए जाते हैं। इसमें नॉर्मली जो हमारे ज़्यादातर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन रेलवेज में हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट जितने भी आईआरपीएस के थ्रू हम लोग अक्सर कर रहे हैं, अदर देन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जितने भी, वो सारे के सारे हम जीसीसी ऑफ वर्क्स के अंतर्गत करते हैं। तो जीसीसी वर्क्स जो है क्या कहते हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड एंड डिफाइंड है। हर तरह की चीज़ों को टेक्निकली, पेमेंट सिस्टम, आर्बिट्रेशन सिस्टम, apart from it SD, PG, EMD, other type of cost। तो जितने भी हमारे वर्क्स, जितने भी हम लोग ऑपरेशनल मेंटेनेंस से रिलेटेड जो वर्क छोटे मोटे करते हैं, प्लान हेड में हम बहुत सारे जो वर्क करते हैं वो सारे के सारे हम इसी के अंतर्गत करते हैं। जो जीसीसी वर्क्स के अंतर्गत हम जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनमें हम जो है रनिंग पेमेंट स्ट्रक्चर होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ काम किया, काम करने के बाद जो है क्या कहते हैं वो जो है उसका मेजरमेंट करता है, देन आफ्टर द मेजरमेंट वो एक बिल उठा सकता है। तो पार्ट पेमेंट लेता रहता है वो, जो एज ऑन रिक्वायरमेंट बेसिस या एज ऑन रेलवेज के हिसाब से कि हाँ लगभग 10% 20% काम हो गया, तो देयर शुड बी बिल शुड बी प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, लाइक दैट। इसके अलावा जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये बड़े टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें स्टेज पेमेंट होता है। बाकायदा एक डिफाइंड कंडीशंस है ईपीसी की। डिफाइंड कंडीशंस के तहत कि इतना काम कर लेगा तो इतना पेमेंट कर दिया जाएगा, इतना काम कंप्लीट हो जाएगा तो इतना पेमेंट किया जाएगा, इतना काम कंप्लीट होगा तो इतना पेमेंट किया जाएगा। इसमें रनिंग बिल की तरह पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि रनिंग काम की तरह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या उसकी तरह से नहीं किया जाता है। तो ये भी है जो है क्या कहते हैं हमें समझने की ज़रूरत है कि हम इंजीनियरिंग ईपीसी जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो बड़े, जैसे अभी बड़े स्टेशन डेवलपमेंट के जो वर्क्स हम लोग करवा रहे हैं बड़े बड़े स्टेशंस के, जो 300 400 200 250 करोड़ इस टाइप के वर्क जितने भी हो रहे हैं, उसमें हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया है कि वो जो है उसका डिज़ाइन करेगा, स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेगा, वो उसको जो है क्या कहते हैं उसके नक्शे वगैरह जितने भी बनाने हैं, मैप्स वगैरह, वो ही सब बनाएगा, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगा, हम उनको अप्रूव करेंगे, देन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द इंडियन रेलवेज वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन को वो कंस्ट्रक्शन करेगा
और देन जो है क्या कहते हैं, तो हम उसे इंजीनियरिंग प्रोक्योर करते हैं और कंस्ट्रक्शन वो करता है। तो दिस इज कॉल्ड ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें इसी तरीके से कि भाई उसने ये सर्वे कंप्लीट कर लिया तो हम इतना पेमेंट करेंगे, उसने वह जो है क्या कहते हैं इस लेंथ तक कम कर दिया तो ये कर देंगे, छत डल गई तो इतना कर देंगे, लाइक दैट। जैसे हम अपने घरों के जो काम करवाते हैं ना, कि बोले नींव तक हम इतना पेमेंट करेंगे, उसके बाद छत डालने पर इतना पेमेंट करेंगे, फिनिशिंग पे हम इतना पेमेंट करेंगे, और एंड में पर कंप्लीट होने के बाद इतना पेमेंट करेंगे, लाइक दैट। बिल्कुल इस ईपीसी मेजर कॉन्ट्रैक्ट से, जिसे मैंने बताया स्टेशन डेवलपमेंट के लिए हो गया, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन जो किया जा रहा है आजकल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकते हैं सारे। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इसके लिए जो है क्या कहते हैं एक बाकायदा जो है क्या कहते हैं आरएफपी जारी किया गया 15/11/2021 और 28/5/2020 को। ये उसके अंतर्गत गवर्न होते हैं, उसी में इनकी सारी कंडीशंस, पेमेंट कंडीशन एक्सेट्रा, ईच एंड एवरी एमओयू में कैसे जाएंगे वो सब इसमें कंडीशंस दी गई हैं। तो आप इसके कंसर्न में अगर और पढ़ना चाहते हैं तो रेलवे बोर्ड की किसी भी साइट पे, रेलवे बोर्ड की साइट पे जाकर आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स आरएफपी को सर्च कर सकते हैं। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरव्यू। अब हम जाते हैं, हमने वर्क कॉन्ट्रैक्ट को देखा, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में दो तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑन आईआरईपीएस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन जीएम। दोनों तरह पे होते हैं। जैम कॉन्ट्रैक्ट मैनुअल प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस है ना, इसके लिए मैनुअल इशू किया गया जैम कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसने ये मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट इशू किया है, उसी के अंतर्गत जैम कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं और उसी के अंतर्गत प्रोक्योरमेंट किया जाता है सर्विसेज का। जीसीसी ऑफ सर्विस के अंडर कॉल किए जाते हैं ऑन द आईआरपीएस डेटेड 20/3/2018। जीसीसी ऑफ सर्विसेज को भी आप अगर डिटेल्स में, इन सभी डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑल आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स एज वेल एज। मैंने इस वेबसाइट, इन सभी के जो है क्या कहते हैं कमेंट्स में मैं लिंक डाल दूंगा इसके, तो आप उन लिंक्स को भी चेक कर सकते हैं, उन लिंक पे जाके भी सीधे वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आता है कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट अंडर रूल 177 जो है जीएफआर का, उसमें लिए जाते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंसल्टेंसी हासिल करने के लिए। बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। नॉन कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, जीएफआर रूल 197। आई एम हियर कोटिंग द जीएफआर रूल्स and as well as the GCCs and JAM contracts, Department of Manual of Procurement, so that you can understand कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर क्या होगा, है ना, और अंडर विच रूल्स इट विल बी गवर्न। टाइप ऑफ कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं। टाइप ऑफ कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम जाएंगे तो टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। 11/3/2022 का स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड सॉल्यूशंस के लिए, इसके लिए एक लेटर इशू किया गया टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर। इसके अलावा जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स है 23/3/2023 का फॉर जनरल कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप इजीली रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर इसी तरीके से अगर सर्च करेंगे जनरल कंसल्टेंसी लेटर डेटेड 23/3/2023, यू कैन फाइंड इट। इसके अलावा पीएसएस होता है प्रोजेक्ट सुपरविजन सर्विसेज, जो एजेंसी को हम जो है हायर करते हैं। आजकल गति शक्ति वगैरह में हम लोगों ने हायर की है। इसके अलावा तो ये 13/6/2022 के लेटर से गवर्न होते हैं। पीएमएस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये 5/5/2022 को इसका लेटर इशू हुआ पीएमएस का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ये सभी कंसल्टेंसी टाइप के सर्विस वर्क करने वाले लोग हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स, अभी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है तो हम जो है पीएसएस से हम लोग हायर कर रहे हैं। गति शक्ति वगैरह में, कंस्ट्रक्शन वगैरह में पीएमएस हम हायर कर रहे हैं, तो ये उसके लिए है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अक्सर करके एलडीसी 30% एग्जाम में भी आते हैं। इसके अलावा अपेंडिक्स 3 एग्जाम में भी आ सकते हैं हाईकैट से। बट एलडीसी और सभी जो हायर पोस्टों के लिए एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या अदर ऑफिस से रिलेटेड हो, उन सभी को जानकारी होना आवश्यक है, इंजीनियरिंग से स्पेशली, क्योंकि वो भी इन सबसे जुड़े रहते हैं। इसीलिए मैं इनको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। गुड्स प्रोक्योरमेंट, गुड्स कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन रेलवे अंडर जीएफआर रूल 143 जो है वो स्पेशली गुड्स प्रोक्योरमेंट के बारे में डिटेलिंग करता है जीएफआर में, कि गुड्स प्रोक्योरमेंट कैसे होने चाहिए और किस तरीके से होने चाहिए, जैम पे किस तरीके से होगा, हु विल बी एलिजिबल, हु विल बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एक्सेप्ट द मटेरियल और परचेज प्रोक्योर द मटेरियल। डायरेक्ट परचेज है और डायरेक्ट परचेज के अलावा जो है टेंडरिंग प्रोसेस है। like that, it is defined, well defined in the GFR 2017। इंडियन रेलवे का जो स्टैंडर्ड कंडीशंस है स्टोर परचेज के लिए, वो आईआरएस कहलाती है। आईआरएस 21/9/2022 है। वो स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन और कंडीशन है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के लिए। उसके अंतर्गत भी हम आईआरईपीएस पे जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट के, वो सारे के सारे हम आईआरएस के अंतर्गत
करते हैं। आईआरएस वेल डिफाइन करता है कि कौन से क्लॉसेज होंगे, किस टाइप के ऑप्शन क्लॉज होगा, पीवीसी क्लॉज होगा, पेमेंट की टर्म्स क्या होंगी, और मतलब किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता, किन लोगों से प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है, एमएसएमई को जो है क्या कहते हैं फॉलो करना है, एमओआई को फॉलो करना है, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें आप अगर आईआरएस में गो थ्रू होंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टोर से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड आईआरएस कितना क्लैरिफाई करता है। इसी तरीके से जीएफआर रूल 143 जो है वो किस तरीके से उनको क्लैरिफाई करता है प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड। इस आईआरएस जो मैंने बताया आईआरईपीएस के थ्रू, इसी के अलावा जैम के लिए, जैम प्रोक्योरमेंट गुड्स के लिए जो है परचेस करने के लिए एक हमारे पास और है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो है क्या कहते हैं, मैंने पहले बताया कि मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किया गया, उसको हम जो है क्या कहते हैं डायरेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है उसके द्वारा जारी किया गया है ये। तो उसके अंतर्गत भी जो सप्लाईज है, क्योंकि हम लोगों के जहन में ये बात आएगी कि आईआरईपीएस पे गुड्स परचेज कॉन्ट्रैक्ट और जैम पे प्रोक्योरमेंट, तो ये दो जगह क्यों है एक्चुअल में, इन दो जगह पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन दो जगह से क्यों प्रोक्योर कर रहे हैं। उसकी वजह है कि एक्चुअली जैम पे प्रोक्योरमेंट सिर्फ उन्हीं चीज़ों की जा सकती है जो जैम पर अवेलेबल है। जो जैम पर अवेलेबल नहीं है उनके लिए प्रोक्योरमेंट के लिए हम जो है क्या कहते हैं सहारा लेते हैं आईआरईपीएस का, क्योंकि हमारे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो टेक्निकल आइटम्स बनाते हैं। जो टेक्निकल आइटम्स वो जो बनाते हैं वो नेचुरली आम दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के या अदर पीएसयूज के या स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों के लिए यूज़ के लिए नहीं काम आते, वो स्पेसिफिकली रेलवेज के लिए ही यूज़ होते हैं वो आइटम्स, इस टाइप के आइटम्स हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने आप को जैम पर रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा हम सिर्फ जो है क्या कहते हैं हमारी जो सेल कर सकते हैं वो सिर्फ रेलवे को कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे आरडीएस स्पेसिफिकेशन सर्टिफिकेशंस उनको लेने होते हैं, राइट्स इंस्पेक्शंस वगैरह के सर्टिफिकेशन उनको लेने होते हैं। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं कई बार इस टाइप के जो मैन्युफैक्चरर हैं या इस टाइप के जो सप्लायर हैं वो लोग अपने आप को जो है जैम पर रजिस्टर नहीं करते हैं और वो अपने आप को आईआरईपीएस पे रजिस्टर करते हैं। तो इस टाइप के आइटम्स के लिए हम आईआरईपीएस पे जाते हैं जहाँ हमारी बड़ी परचेसिंग से भी होती है। तो सेकंड हमारा इसीलिए जो है कहते हैं हम ये दो जगह यूज़ कर रहे हैं जैम पे। हम ऐसी जो ऑफिस की रोज़मर्रा की चीज़ की यूज़ें हैं जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इसके अलावा और छोटी मोटी अदर मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स एक्सेट्रा। तो जो चीज़ें जैम पर अवेलेबल हैं उसको जैम से प्रोक्योर करेंगे, और जो चीज़ें जैम पर अवेलेबल नहीं है और स्पेसिफिकेशन आरडीएस हो या किसी और इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाया गया है और जैम पर अवेलेबल नहीं है तो हम हम उसको आईआरईपीएस के थ्रू इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसपे हम तीनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उस पर जो है कहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उस पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब आता है अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमने तीन तरह के पहले कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वर्क, सर्विस और प्रोक्योरमेंट, गुड्स प्रोक्योरमेंट पर के लिए हमने देखा। और अब हम देखेंगे अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अर्निंग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके लिए अभी हमें उनको सब ऑनलाइन आईआरईपीएस पे किया जाने लगा है, लेकिन उसके लिए कोई स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं है। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हाँ, उसके लिए कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह के परफॉर्मेंस रेलवे बोर्ड द्वारा इशू किए गए हैं पर्टिकुलरली, लेकिन इन सभी के लिए जो है क्या कहते हैं जोन टू जोन बेसिस अलग अलग जो है क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। इसलिए इसका कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने इसलिए लिखा है नो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स। अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया रेलवे डू नॉट हैव ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इंस्टीड दे आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय रेलवे बोर्ड। सीधी सी बात है कि रेलवे बोर्ड जो गाइडलाइंस दे रहा है, कमर्शियल सर्कुलर्स वगैरह निकालता है, उसके आधार पर हम लोग ये अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग कोड के थ्रू अगर कुछ है तो हम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो है ना गति शक्ति कार वोटर में जीसीटीओ है, उसके लिए जीसीटीओ पॉलिसी है, उसके आधार पर हम लोग जो है क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट बना के हम करते हैं। जीसीटीओ के लिए अलग से उन्होंने जो है क्या कहते हैं कि एमओयू डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, उनके थ्रू हम करते हैं। तो इसी तरीके से जो कैटरिंग सर्विसेज हैं, पेड यूज टॉयलेट है, पार्किंग है, अटैचमेंट्स है, इन सभी के लिए जो है क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स और अदर कंडीशंस जो है वो जोनल रेलवे बेसिस पर रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस में बनाई गई है। रेवेन्यू जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारे के सारे के कैसे रेलवे की रेवेन्यू जो है कहते हैं, इसमें कमर्शियल लीजिंग के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग या अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। इसके लिए अगर कोई नया अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाना हो तो उसके लिए फिर कैबिनेट कमेटी के अप्रूवल की जरूरत। ऑल न्यू अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट कमेटी, हाईलाइटेड देयर सिग्निफिकेंस टू रेलवे ऑपरेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन। ये भी होता है इसके अंदर।
तो इस टाइप की चीज़ें हैं। इसके अलावा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके लिए जो है रेलवे बोर्ड लेवल पर होते हैं वर्क, और ये सारे के सारे अर्निंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं। लाइक स्टेशन, बड़े स्टेशन रिडेवलपमेंट का वर्क है, जिसमें जो है प्राइवेट पार्टीज़ के साथ ने मिलकर जो है क्या कहते हैं रेलवे के साथ काम करते थे, वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के साथ काम करते हैं, प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम करके किया जाता है। तो उसके लिए जो है वो रेलवे बोर्ड करता है, उसके लिए रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइंस बनाई हुई है। तो उसके लिए उसी वर्क के अकॉर्डिंगली या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली जो है क्या कहते हैं एग्रीमेंट या कंडीशंस तय की जाती है कि किस तरीके का है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं समझा। तो मैं छोटा सा इसको एक समराइज किया है हायरार्की के तौर पर। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अंडर रूल जीएफआर रूल 130, और जीसीसी या ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जीसीसी और सर्विसेज के अंतर्गत, या कंसल्टेंसी रूल 177 और नॉन कंसल्टेंसी 197 के अंतर्गत जीएफआर में। गुड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रूल 143 के अंतर्गत, आईआरएस के अंतर्गत थ्रू, और जेएम के थ्रू। अर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं ऑन बेसिस ऑन द रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस या डिसाइडेड बाय द कैबिनेट कमेटी। तो ये छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में था। ये मैंने जो है क्या कहते हैं वो सारे लिंक दिए हैं। इन सभी लिंक्स को मैं जो है क्या कहते हैं कमेंट्स में भी दूंगा। इनके थ्रू आप ये जितने भी मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिस्कस किए, या जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पर बात की कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और वो यहाँ से इन पे क्लिक करके डाउनलोड किए जा सकते हैं। आपने मेरे वीडियो को देखा, आपसे उम्मीद है कि आपने मेरे वीडियो पसंद किया होगा। तो फिर मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।